नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज़, और इस सीरीज़ के अंदर हम पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ के बाद आपकी जो पूरी परीक्षा वाणी है उससे आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर के रूप में यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ये हमारा आज इस सीरीज़ का 18वां भाग है और वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लास्ट पार्ट में छोड़ा था। अभी तक हमने इस सीरीज में 17 पार्ट्स में 850 क्वेश्चन को कवर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बर्फ का शिवलिंग कहां स्थित है? सही आंसर है टिम्मरसैंण नीति घाटी चमोली जनपद में स्थित है बर्फ का शिवलिंग। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ गुफा है वहां पर बाबा बर्फानी रहते हैं, बर्फ का शिवलिंग है वहां पर, उसी प्रकार बर्फ का एक शिवलिंग टिम्मरसैंण चमोली जनपद में भी स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, पौराणिक स्थल अथारी कहां स्थित है? तो एक पौराणिक स्थल है चमोली में अथारी, ये आपके चमोली के ग्वालदम के निकट स्थित है। अब ये देखिए, एक तो आपको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि पौराणिक स्थल अथारी कहाँ है, आप बताएंगे चमोली में है। एग्जैक्ट पूछेगा तो ग्वालदम के निकट ये स्थित है। ग्वालदम को लेकर भी आपके काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जल्दी से उनको भी रिकॉल कर लेते हैं। इस सीरीज का आपका यही फायदा है, परीक्षा वाणी तो आपकी कवर हो ही रही है, साथ साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो भी आपको एक जगह पर मिल जाते हैं। ग्वालदम की बात करें तो ग्वालदम आपका चमोली में है। सेब और चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ग्वालदम, ठीक है। और ग्वालदम को अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें, एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था 1581 में, जिसे हम कहते हैं ग्वालदम का युद्ध, जिसे बधानगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, ग्वालदम का युद्ध कब लड़ा गया? 1581 में। किस किस के बीच यह युद्ध लड़ा गया था? तो पमार शासक बलभद्र शाह और चंद राजा रुद्रचंद के बीच ग्वालदम का युद्ध यहां पर हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। इसी युद्ध में जो रुद्रचंद था उसका एक सेनापति था जिसका नाम था पुरुषोत्तम पंत, वो इसी युद्ध में मारा जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना कहां पर करी थी? पूर्णागिरि देवी पीठ, इसके संस्थापक थे आदिगुरु शंकराचार्य और इन्होंने जोशी मठ में इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। कहा जाता है कि जोशी मठ में ही आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या यहां पर करी थी, ठीक है। यह आपको याद रखना है, तपस्थली पूछेगा। जोशी मठ, पूर्णागिरि देवी पीठ कहां पर उन्होंने स्थापित किया? तो वो भी जोशी मठ में स्थापित किया। अगला प्रश्न है हमारा, हाथी पर्वत कहां स्थित है? तो हाथी पर्वत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चमोली जनपद में स्थित है आपका हाथी पर्वत। हेमकुंड साहिब की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? देखिए, हेमकुंड साहिब आपका चमोली जनपद में है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4529 मीटर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हेमकुंड साहिब आप जानते हैं 7 पहाड़ियों से घिरा है। क्वेश्चन बन चुका है एक बार कि हेमकुंड साहिब कितनी पहाड़ियों से घिरा है। ऑप्शन दिए गए थे 5 पहाड़ियां, 7 पहाड़ियां, 9 पहाड़ियां। तो याद रखना है 7 पहाड़ियों से ये घिरा है, ठीक है। सिख तीर्थ के रूप में हेमकुंड साहिब की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1930 में, ठीक है। इससे पहले ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ था और इसे लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ कहते थे। सिखों के तीर्थ स्थल के रूप में इसकी स्थापना 1930 में होती है और अभी यह सिखों के लिए कैलाश मानसरोवर के बराबर इसे माना जाता है, ठीक है। तो सिखों का मानसरोवर किसे कहते हैं? हेमकुंड साहिब को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सिख तीर्थ के रूप में कब इसकी स्थापना होती है? 1930 में। चलिए, और इसी के अन्य नाम है या पूर्व नाम है लोकपाल तीर्थ और दंड पुष्करणी तीर्थ। नेक्स्ट है हमारा, रूपकुंड से नर कंकालों की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? देखिए, रूपकुंड आपका चमोली जनपद में है। इसी को रहस्यमय कुंड भी कहते हैं क्योंकि यहां से हमें नर कंकाल मिले हैं। इनकी खोज सर्वप्रथम 1942 में वन विभाग के द्वारा की गई। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि किस कुंड से कंकाल मिलते हैं, तो वो है रूपकुंड। कब मिले हैं? तो ये भी आपको याद रखना है 1942 से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा,
रूपकुंड को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? रूपकुंड से जो कंकाल मिले उन कंकालों के ऊपर शोध कार्य किया स्वामी प्रणवानंद ने। तो रूपकुंड को प्रसिद्ध करने का श्रेय ये जाता है स्वामी प्रणवानंद को। इसी प्रकार अगर घुमाकर प्रश्न पूछे कि रूपकुंड से जो कंकाल मिले उनके ऊपर शोध कार्य किसने किया, तो भी आप स्वामी प्रणवानंद का नाम बताएंगे। इन्होंने 1956 से 58 के बीच में इस कुंड के ऊपर काफी ज्यादा शोध कार्य किया था। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एकमात्र गढ़ कौन सा बचा हुआ है? आप जानते हैं पूर्व काल में जो पूरा गढ़वाल था यह 52 गढ़ों में विभाजित था। ठीक है, बाद में अजयपाल आए और उन्होंने एक के बाद एक गढ़वालों को जीतना शुरू करा। गढ़पाल कहलाए और गढ़पति भी कहलाए, पूरे 52 गढ़ों को उन्होंने एक किया। तो अब वर्तमान की अगर बात करें तो 52 गढ़ों में से अभी एकमात्र बचा गढ़ है चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ जहां पमार वंश की स्थापना होती है और ये आपके चमोली जनपद में ही स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। चांदपुर गढ़ पमार वंश की प्रारंभिक राजधानी है, यहीं पर पमार वंश स्थापित होता है। चांदपुर गढ़ कौन सी नदी के तट पर है, यह आपने कमेंट करके बताना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, फूलों की घाटी जैसी दूसरी घाटी कौन सी है? तो कौन सी ऐसी घाटी है फूलों की घाटी की जैसी? वो है चिनाब घाटी, और कहां है? चमोली जनपद में। यह क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, सीधा दे देगा चिनाब घाटी कहां है, चमोली में है, या ऐसे दे देगा फूलों की घाटी की जैसी दूसरी घाटी कौन सी है, तो वो है चिनाब घाटी, और ये चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, सड़क मार्ग से औली एवं जोशीमठ के बीच की दूरी कितनी है? देखिए, सड़क मार्ग से अगर आप औली से जोशीमठ जाते हैं तो आपको 15 किलोमीटर की दूरी को कवर करना होगा। लेकिन आप जानते हैं औली रोपवे बन चुका है, वहां पर 1993 से शुरू किया गया है। रोपवे के माध्यम से अगर आप औली से जोशीमठ जाते हैं तो आपको 4.15 किलोमीटर की दूरी करनी होगी। यानी कि सिंपल भाषा में अगर बात करें, इन दोनों के बीच की दूरी सड़क मार्ग से 15 किलोमीटर है और रोपवे से यह दूरी 4.15 किलोमीटर है। यह आपको याद रखना है। औली रोपवे की बात करें तो इसकी जो बनना शुरू हुआ यह 1983 में बनना शुरू हुआ और 1993 से इसने काम करना शुरू कर दिया, यानी कि यह बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो 93 से यह काम करना शुरू कर चुका था और बनना कब शुरू हुआ? 1983 से। चलिए, कई बार आपको सीधा हाइट पूछ लेगा या डिस्टेंस पूछ लेगा सीधा कि औली रोपवे की दूरी कितनी है, कितना लंबा है औली रोपवे, तो आपको वही बताना है, 4.15 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, औली स्थित अंजनी माता का प्राचीन मंदिर किस शिखर पर स्थित है? तो देखिए, अंजनी माता का जो प्राचीन मंदिर है ये आपके औली में है, चमोली जनपद में, और यह मंदिर संजीवनी शिखर पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, दो तरीके से पूछा जा सकता है। अंजनी माता का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो औली में स्थित है, और कौन से शिखर पर है? तो संजीवनी शिखर पर यह मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो आपके चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ इन जनपदों में फैला हुआ है, ये बायोस्फीयर रिजर्व, इसका कुल क्षेत्रफल है 5860.6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व का ये टोटल क्षेत्रफल है और इसका फैलाव कौन कौन से जनपदों में है? तो ये आपके चमोली में है, बागेश्वर में है और पिथौरागढ़, 3 जनपदों में ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी शिखर। उत्तराखंड का यह सर्वोच्च शिखर है, 7817 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। भारत के अगर सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो है आपका कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शिव धाम के रूप में प्रसिद्ध त्रिशूल पर्वत कहाँ स्थित है? त्रिशूल पर्वत यह भी आपके चमोली जनपद में पड़ता है और ये आपके कहाँ है? चमोली में है, शिव धाम के रूप में प्रसिद्ध है। त्रिशूल पर्वत की अगर हम एक और खूबी की बात करें, अलग अलग डायरेक्शन से या अलग अलग काल में अगर आप इस पर्वत को देखते हैं तो ये अलग तरीके से दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप रानीखेत की साइड से देखें, अल्मोड़ा की साइड से अगर त्रिशूल पर्वत को देखते हैं तो यह नुकीला दिखाई देता है। अगर आप गोपेश्वर की साइड से त्रिशूल पर्वत को देखते हैं तो ये किसी व्यक्ति के
मुख के समान दिखाई देता है और अलग अलग महीनों में भी ये अलग अलग दिखाई देता है। फरवरी से अगर जून के बीच की बात करें तो यह पर्वत गंभीर मुद्रा में दिखाई देता है, जैसे कुछ गंभीर मुद्रा में ये आ जाता है, ठीक है, इस प्रकार दिखाई देता है। जुलाई से लेकर अक्टूबर की बात करें तो मुस्कुराते हुए यह पर्वत दिखाई देता है और नवंबर से फरवरी के बीच की बात करें तो यह एक लड़की के मुंह की तरह दिखाई देता है। तो अलग अलग दिशा से अलग अलग दिखता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिखता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है त्रिशूल पर्वत कहाँ है, चमोली जनपद में। नेक्स्ट है माणा का पौराणिक नाम क्या है। तो माणा गांव, ठीक है, इसका जो पौराणिक नाम है ये है मणिभद्रपुरी। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। या फिर ऐसे भी पूछ लेगा माणा को पुराणों में क्या कहा गया है, मणिभद्रपुरी कहा गया है। केशव प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। केशव प्रयाग आपके माणा गांव के निकट ही स्थित है, ठीक है, और यहां पर अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है, ठीक है। तो माणा के समीप है और यहां पर नदियां कौन कौन सी हैं, अलकनंदा और सरस्वती। केशव प्रयाग, ध्यान रखना केशव प्रयाग आपके पंच प्रयागों में शामिल नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, ब्यास गुफा कहाँ स्थित हैं। ये सारी गुफाएं आपकी माणा गांव के समीप स्थित हैं और यह क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। घंटाकंड का मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए घंटाकंड का मंदिर भी आपके माणा गांव में स्थित है, ठीक है, और इस मंदिर में वामन द्वादशी को मेला यहाँ पर लगता है। पूछा जा सकता है कि जो माणा गांव है यहाँ का जो घंटाकंड का मंदिर है यहाँ पर वामन द्वादशी का मेला लगता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेला कब लगता है, वामन द्वादशी पर। एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर आपको पूछा जाए घंटाकंड मंदिर के कपाट कब बंद होते हैं, तो जब शीतकाल में भाई दूज के अवसर पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं, उसी के समय यहां पर घंटाकंड मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरस्वती नदी पर बना भीम पुल कहाँ स्थित है। भीम पुल जो कि एक पाषाण पुल है, पत्थर से बना हुआ पुल है, इसी को कहते हैं भीम पुल और ये आपके माणा गांव में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि जो माणा गांव के अंदर भीम पुल है ये कौन सी नदी पर बना है, तो याद रखना है ये जो है ये आपके सरस्वती नदी पर बना है। अगला प्रश्न है रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा का संगम मंदाकिनी से होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम क्या था। तो देखिए महाभारत में रुद्रप्रयाग को रुद्रावृत कहा गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। रुद्रप्रयाग जनपद का गठन कब किया गया था। देखिए रुद्रप्रयाग जिले का गठन आपके 18 सितंबर 1997 में किया गया था। रुद्रप्रयाग का जो पूरा गठन किया गया, इसके लिए कुछ हिस्सा टिहरी से लाया गया, ठीक है, कुछ हिस्सा पौड़ी का और कुछ हिस्सा चमोली का, तीनों का कुछ हिस्सा मिलाया गया और रुद्रप्रयाग का गठन किया गया। नेक्स्ट है हमारा केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई है 3584 मीटर, कहीं कहीं पर 3581 भी देखने को मिलता है, तो ज्यादा अंतर नहीं है, आप मान के चलें 3580 मीटर के करीब केदारनाथ धाम की समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है केदारनाथ धाम के वाम भाग में कौन सा पर्वत है, यानी कि वाम भाग यानी कि इनके पीछे कौन सा पर्वत स्थित है, तो पुरंदर पर्वत स्थित है। यह क्वेश्चन आपको इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपका पुरंदर पर्वत कहां है, तो ये आपके केदारनाथ धाम के निकट है। एक और चीज आपको याद रखनी है, हो सकता है प्रश्न बन जाए कि जो केदारनाथ धाम है, केदारनाथ मंदिर है, यह किन पर्वत शिखरों के मध्य में स्थित है। तो 3 पर्वत है जो आपको याद रखने हैं, एक है खर्चाखंड पर्वत, ठीक है, खर्चाखंड शिखर, दूसरा है भरतखंड शिखर और एक है आपका केदारनाथ शिखर। तो खर्चाखंड शिखर, भरतखंड शिखर, केदारनाथ शिखर, इनके मध्य में स्थित है आपका केदारनाथ मंदिर। चलिए शीतकाल में भगवान केदारनाथ की पूजा कहाँ होती है। शीतकाल में भगवान केदारनाथ के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं और इनकी शीतकालीन पूजा ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। जगह पूछेगा ऊखी मठ, मंदिर का नाम पूछेगा तो ओंकारेश्वर मंदिर। कहा जाता है इस मंदिर की स्थापना भी आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट है हमारा केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर आपका कत्यूरी शैली में बना है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लाल पानी वाला रुधिर कुंड कहाँ स्थित है। लाल पानी वाला रुधिर कुंड ये आपके केदारनाथ धाम में ही स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है। तो आदि गुरु शंकराचार्य इन्होंने अपने प्राण केदारनाथ में ही त्यागे थे 820 ईस्वी में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इनकी समाधि कहाँ है, केदारनाथ धाम में। नेक्स्ट है केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है। केदारनाथ धाम में भगवान शिव के कुबड़ यानी पीठ की पूजा यहां पर की जाती है, इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ धाम को ही प्रथम केदार माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द्वितीय केदार मदमहेश्वर नाथ किस पर्वत शिखर पर स्थित है। प्रथम केदार केदारनाथ को कहा जाता है, दूसरा केदार मदमहेश्वर नाथ को कहा जाता है और यह आपके चौखंबा शिखर रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। द्वितीय केदार हो जाए यह पर्वत का नाम, तो यह चौखंबा शिखर पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा मदमहेश्वर मंदिर किस शैली में बना है। तो मदमहेश्वर नाथ जो है यह आपके पांडव शैली में बना हुआ है, ठीक है। यह मंदिर किस शैली में है, पांडव शैली में बना है। नेक्स्ट है मदमहेश्वर नाथ में शिवजी के किस भाग की पूजा होती है। जिस प्रकार केदारनाथ में शिवजी की पीठ की पूजा होती है, उसी प्रकार मदमहेश्वर नाथ में शिवजी की नाभि की पूजा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। और मदमहेश्वर नाथ की शीतकालीन पूजा यह भी ऊखीमठ में होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा शिवजी की भुजाओं की पूजा कहाँ होती है। देखिए शिवजी की भुजाओं की पूजा तुंगनाथ में होती है। तुंगनाथ भी आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर शिवजी की भुजाओं की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है। देखिए जो दूसरे केदार हैं मदमहेश्वर नाथ वो चौखंबा पर्वत पर है, चौखंबा शिखर पर, और जो तीसरे केदार हैं तुंगनाथ ये चंद्रशिला पर्वत पर स्थित हैं। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ मंदिर। 3680 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है और राज्य के जितने भी मंदिर हैं उनमें सबसे ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा कहाँ होती है। शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा मखुमठ रुद्रप्रयाग में ही होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, शीतकालीन पूजाएं पूछी जाती हैं, आपको याद रखनी है। रावल पुजारियों का निवास स्थान कहाँ स्थित है। रावल पुजारियों का निवास स्थान आपका ऊखीमठ में ही स्थित है। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए केदारनाथ मंदिर समिति ये आपके ऊखीमठ में स्थित है। केदारनाथ मंदिर समिति जो है आपकी, जो आपके हमारे पंच केदार हैं, पंच केदारों में से शुरुआत के जो 4 केदार हैं उनकी देखभाल का कार्य किसका है, केदारनाथ मंदिर समिति का, ठीक है। और जो पंचम केदार है कल्पेश्वर नाथ, जो वर्ष भर खुला रहता है, शीतकाल में बंद नहीं होता, उस मंदिर की देखभाल बद्रीनाथ मंदिर समिति करती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सोनप्रयाग किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। सोनप्रयाग आपके बासुकी नदी और मंदाकिनी नदी के संगम पर बसा है, ठीक है। क्योंकि ये संगम सोनप्रयाग में होता है इसीलिए बासुकी नदी को सोनगंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट है केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन कौन सा है। केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है गौरीकुंड, यानी कि जो अंतिम गाड़ी आएगी गौरीकुंड तक आएगी गाड़ी, यहां से आपको पैदल ही जाना होगा, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकता है केदारनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग कहां से शुरू होता था, ये आपके गौरीकुंड से होता है। नेक्स्ट है अगस्त्य मुनि किन नदियों के संगम पर बसा है। अगस्त्य मुनि भी आपका रुद्रप्रयाग में है और यह मंदाकिनी और धूलघाट नदी के संगम पर बसा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो आपका एक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, एक तो पहला क्वेश्चन यही, गुप्त काशी आपका कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। यहां पर एक अर्धनारीश्वर मंदिर है, इसके अलावा गुप्त काशी में एक विश्वनाथ मंदिर भी स्थित है। उत्तराखंड में विश्वनाथ मंदिर दो जगहों पर स्थित हैं, एक गुप्त काशी में है और एक उत्तर काशी में है। ठीक है, जो उत्तर काशी वाला विश्वनाथ मंदिर है उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। 1857 में रानी खनेती के द्वारा, जो कि सुदर्शन शाह की पत्नी थी, उन्होंने उसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो दो विश्वनाथ मंदिर है उत्तराखंड में, एक गुप्त काशी में है और एक उत्तर काशी में है। ठीक है, रानी खनेती ने किस वाले का निर्माण करवाया था, उत्तर काशी वाले का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस कुंड के बारे में माना जाता है कि उससे गंगा और यमुना नदियां निकलती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो मणिकर्णिका कुंड है उत्तर काशी का, यहीं से आपकी गंगा और यमुनाएं निकलती हैं। ठीक है, तो मणिकर्णिका कुंड कहाँ है, सीधा पूछेगा, उत्तर काशी ये गुप्त काशी में स्थित है। ठीक है, मणिकर्णिका कुंड कहाँ है, गुप्त काशी आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए कोटेश्वर महादेव मंदिर ये आपके रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। और जब हमने एमसीक्यूज में इस क्वेश्चन को कवर किया था, मैंने आपको वहां पर भी डाउट क्लियर करवाया था। अगर आपको कोटेश्वर महादेव मंदिर पूछेगा आप रुद्रप्रयाग बताएंगे। ठीक है, अगर आपको कोटेश्वर बांध पूछेगा तो आप टिहरी गढ़वाल बताएंगे। ठीक है, कोटेश्वर बांध टिहरी में है भागीरथी नदी पर, और कोटेश्वर महादेव मंदिर पूछेगा वो रुद्रप्रयाग में है अलकनंदा नदी के तट पर। एक और चीज मैंने आपको बताई कि जो कोट महादेव मंदिर अगर पूछेगा, यहां पर कोटेश्वर है, अगर कोट महादेव मंदिर पूछता है तो यह मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो तीनों आपको याद रखने हैं, कोटेश्वर बांध पूछेगा टिहरी गढ़वाल, कोटेश्वर महादेव मंदिर पूछेगा रुद्रप्रयाग, कोट महादेव मंदिर पूछेगा पौड़ी गढ़वाल। चलिए नेक्स्ट है कालिदास का जन्म स्थल कविल्टा कहां स्थित है। देखिए कालिदास का जन्म होता है रुद्रप्रयाग के कविल्टा में, और ये आपके काली मठ में स्थित है। ठीक है, रुद्रप्रयाग के काली मठ के समीप ये स्थित है। नेक्स्ट है भगवान विष्णु की उपस्थिति में शिव पार्वती का विवाह कहाँ हुआ था। तो भगवान विष्णु की उपस्थिति में शिव जी और पार्वती जी का विवाह त्रिजुगी नारायण में हुआ था। ठीक है, त्रिजुगी नारायण मंदिर भी आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा टिहरी रियासत की स्थापना कब की गई थी। देखिए टिहरी रियासत की स्थापना सुदर्शन शाह के द्वारा 28 दिसंबर 1815 में की गई थी। कहीं कहीं पर 30 दिसंबर भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर 28 दिसंबर ही आपको लेकर चलना है। अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं तो आपको 28 दिसंबर को ही पहले चुनना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस वर्ष टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था। देखिए टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ 1 अगस्त 1949 को। इससे पहले तक ये एक स्वतंत्र रियासत थी। आप जानते हैं भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद भी टिहरी रियासत एक स्वतंत्र रियासत के रूप में काम कर रही थी। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय, इसको एक जिले के रूप में गठित किया गया और इसका विलय उत्तर प्रदेश में कर दिया गया। ठीक है, यूपी का 50वां जिला बनाया गया जब इसे भारत में विलय किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डेट इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन बनता है, जब टिहरी रियासत का विलय भारत में हुआ उस समय टिहरी के शासक कौन थे। तो उस समय टिहरी के राजा थे मानवेंद्र शाह। एक और चीज पूछी जाती है, जो टिहरी राज्य प्रजामंडल था, ठीक है, जिसकी स्थापना श्रीदेव सुमन ने करी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो वो भी आपको याद रखना है, परिपूर्णानंद पेन्युली उस समय टिहरी राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी में किन नदियों का संगम होता है। टिहरी में आपका भागीरथी और भिलंगना का संगम यहां पर होता है। ठीक है, बेसिकली जो पुरानी टिहरी थी, जो बांध में अब डूब चुकी है, वहीं पर होता था इन दोनों का संगम। ठीक है, पुरानी टिहरी किस वर्ष बांध के अंदर डूब गई थी। तो ये आपको याद रखना है, 2005 में पुरानी टिहरी बांध में डूब गई थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए
एक और चीज आपको याद रखनी है, जो पुरानी टिहरी है जो बांध में डूब चुकी है, जहां पर इन दोनों का संगम होता था, उसे पहले गणेश प्रयाग भी कहते थे। ठीक है, उस जगह को जहां पर इनका संगम होता है उस जगह को गणेश प्रयाग भी कहते हैं, पुरानी टिहरी कहते थे, त्रिहरी कहते थे और धनुष तीर्थ भी उसे ही कहा जाता है। तो ये सारे नाम भी किसके हैं? पुरानी टिहरी के, जो 2005 में डूब चुकी है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इस तरीके से आपको दिए गए थे जब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। इन दोनों को किस नाम से जानते हैं? माँ बेटी के नाम से जानते हैं, बहन बहन के नाम से जानते हैं, या सास बहू के नाम से? तो इन्हें सास बहू के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर सास की बात करें तो भागीरथी को कहा जाता है, बहू अलकनंदा को कहा जाता है। इन दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज का। आज हमने भाग 18 यहां पर देखा। 900 प्रश्नों में हम अभी तक परीक्षा वाणी को कवर कर चुके हैं। अभी इसके कुछ और पार्ट्स आपके आएंगे और इस सीरीज के बाद आपकी परीक्षा वाणी से हर पेज से, हर लाइन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके इसी प्रकार यहां पे कवर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कम से कम अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।